हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ विवेका। जैसा कि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में कई बातों की चर्चा किए थे पिछले सेशन में, तो हम लोग पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलरिटी मतलब आणविकता के बारे में चर्चा किया था कि आणविकता होती क्या है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकर्मकों के अणुओं की संख्या, तो अभिकर्मकों के अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या या अणुओं की संख्या, आयनों की संख्या या परमाणुओं की संख्या ही उसकी क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। तो कल हम लोगों ने काफी देखा था उसके बारे में। तो देखा था कि आणविकता का दो पार्ट में मतलब बांटा गया है। एक तो सरल कोटि की अभिक्रियाएं, दूसरा जटिल कोटि की अभिक्रियाएं। तो सरल कोटि की अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल एक चरणों में संपन्न होती हैं। तो उन अभिक्रियाओं को देख करके उनके आणविकता का निर्धारण किया जा सकता है, वो होती है सरल कोटि की अभिक्रियाएं। लेकिन जटिल कोटि की अभिक्रियाओं को हम देख करके उनके आणविकता का निर्धारण नहीं कर सकते। उसका कारण होता है कि यह अभिक्रिया कई चरणों में संपन्न होती है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ मध्य चरण होते हैं, कुछ मंद पद होते हैं, कुछ तीव्र पद होते हैं, कुछ मध्यावस्था के पद होते हैं। तो हमेशा क्या होता है कि इसमें कि जो जटिल अभिक्रियाएं होती हैं, इसमें मतलब जो कई चरण होते हैं, उन चरणों में हम लोग आणविकता का निर्धारण तो कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल एक साथ अगर कहा जाए आणविकता का निर्धारण करना तो हम नहीं कर सकते। अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग नियम लिखा जाता है, वेग नियम जो है मंद पद की सहायता से लिखा जाता है। तो सरल अभिक्रियाओं का जो आणविक सामान्यतः ये देखा जाता है कि सरल अभिक्रियाओं के जो वेग होते हैं, वेग नियम होता है, वेग नियम में जो आणविकता होती है वही कोटि भी होती है, सामान्यतः ज्यादा होता है। लेकिन जटिल अभिक्रियाओं में ऐसा नहीं होता है। तो आज हम लोग थोड़ा जटिल अभिक्रियाओं के बारे में थोड़ी स्टडी करते हैं, ठीक है। इसका दूसरा प्रकार था जटिल अभिक्रिया। तो लिखोगे तो इसमें होता क्या बेटा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो कई चरणों में संपन्न होती है। इन अभिक्रियाओं कई चरणों में संपन्न होती है। इन अभिक्रियाओं में संयुक्त रूप से आणविकता का निर्धारण नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब थोड़ा देखना है, लिखा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो कई चरणों में संपन्न होती हैं, इन अभिक्रियाओं में संयुक्त रूप से आणविकता का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अब देखिए, कई चरणों में से अलग अलग चरणों में आणविकता का निर्धारण हम कर सकते हैं, ठीक है। इनमें अलग अलग चरणों में आणविकता का निर्धारण किया जा सकता है। ये होता है, अलग अलग चरणों में इनमें आणविकता का निर्धारण किया जा सकता है। जैसे एक साथ देखा जाए, जैसे एक एग्जांपल हमने कल बताया था कि Br3- प्लस 5Br माइनस प्लस 6H- गिव्स, ये बनेगा क्या बेटा, 5 Br2 प्लस 5H2। अब देखो, इस अभिक्रिया की अगर मॉलिक्यूलरिटी देखा जाए, आणविकता देखा जाए, तो आणविकता यहाँ से कितना होगा, 6, 6, 5, 11, 12 होगा। जबकि इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है 12 होगी, जबकि 12 कभी पॉसिबल नहीं है। आणविकता 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसका कारण क्या है कि 3 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती?
क्योंकि जो रासायनिक सामान्यतः टक्कर सिद्धांत ये कहता है कि मतलब अभिकारकों के टकराने से उत्पाद का निर्माण होता है। तो जो टकराते हैं मैक्सिमम 3 या 3 से ज्यादा अणु कभी आपस में टकरा नहीं सकते, इसलिए आणविकता भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ से है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो कई चरणों में संपन्न होती है, इन अभिक्रियाओं में संयुक्त रूप से आणविकता का निर्धारण नहीं किया जा सकता, इनमें अलग अलग चरणों में आणविकता का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, अब देखना जैसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो मंद पद होता है, मंद पद की सहायता से ही वेग नियम लिखा जाता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल है कि उनकी क्रियाविधि कैसे होती है। जैसे अब थोड़ा देखना कि जो आणविकता होती है, आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, आणविकता सदैव धनात्मक हो सकती है होती है, आणविकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, या आणविकता आंशिक मतलब फ्रैक्शन के रूप में नहीं पाई जा सकती, भिन्नात्मक नहीं हो सकती। ये आणविकता की विशेषताएं होती है। अब देखते हैं कि आणविकता जो है, आणविकता की एक विशेषता और है कि आणविकता किसी भी अभिक्रिया के होने की भविष्यवाणी करती है। किसी भी अभिक्रिया की क्रियाविधि की भविष्यवाणी जो है हम आणविकता के आधार पर करते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल दें, जैसे कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये है अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। ठीक है, अभिक्रियाओं की क्रियाविधि की हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड अगर हीट करते हैं तो ये बन जाता है 2H2O और प्लस क्या होगा हाफ O। ये रिएक्शन होता है। जनरली देखा जाए तो ये रिएक्शन जो होता है, इसकी जो कोटि होती है एक कोटि, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या है, एक उदाहरण है। लेकिन अब यहाँ से देखा जाए तो आपको देखने से इसकी आणविकता तो 2 प्रतीत होती है। कितनी प्रतीत होती है? 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन परऑक्साइड के 2 अणु आपस में क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। लेकिन इसकी कोटि कितनी होती है? 1 होती है। लेकिन जब इसको हम, ये जटिल कोटि की अभिक्रियाओं के अंतर्गत आती है, कि जब इसको हम स्टेप बाई स्टेप देखेंगे तो वो कुछ अलग ढंग से होता है। थोड़ा सा देखना है, जैसे ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है। मैकेनिज्म इसका होता है H2O2 गिव्स क्या होगा, ये होगा H2O प्लस क्या होगा, नवजात। दूसरा होगा H2O2 गिव्स होगा H2O प्लस क्या होगा, नवजात। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाएंगे, O2। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पे अब देखो ध्यान से, इस रिएक्शन में देखोगे तो यहाँ से ये दोनों ऑक्सीजन और ये दोनों ऑक्सीजन, इन दोनों से क्या होंगे, कैंसिल। तो यहाँ पे H2O2 कितने हो गए, ये हो गया 2H2O2 गिव्स क्या होगा, क्या 2H2O प्लस क्या होगा, O2। अब यहाँ से अब थोड़ा सा एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो पद होता है, ये दोनों जो पद होते हैं, ये कौन सा होता है, मंद पद होता है। और ये जो होता है, ये कौन पद होता है, ये होता है तीव्र पद होता है। हमेशा याद रखना, जो वेग नियम होता है ना, वेग नियम हमेशा मंद पद की सहायता से ही लिखा जाता है। ठीक है, तीव्र पद की सहायता से वेग नियम नहीं लिखा जाता। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखना कि इसकी आणविकता देखनी, मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी, इस वाले की मॉलिक्यूलरिटी कितनी, आणविकता कितनी होगी, 1 होगी, और इस वाले की जो मॉलिक्यूलरिटी होगी, आणविकता होगी, वो कितनी होगी, 2। कितनी होगी, 2 होगी। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आणविकता कितनी होगी, 4 होगी। जबकि आणविकता जटिल कोटि की अभिक्रियाओं के लिए जो आणविकता का निर्धारण होता है, जो स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन चलते हैं उसके थ्रू कर सकते हैं, ओवरऑल हम एक साथ आणविकता का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखना अगला क्वेश्चन है, दूसरा मैकेनिज्म, जैसे N2O5, ये नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड ब्रेक होता है तो बन जाता है 4NO2 और प्लस क्या होगा, ये हो जाएगा O2। ठीक है, 500 मीटर से आता है। अब ध्यान से देखना है इसकी मैकेनिज्म कैसे चलती है, तो मैकेनिज्म थोड़ा देखना है यहाँ पे, इसकी मैकेनिज्म अब कॉपी करो फिर
ठीक है, अब देखते हैं इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो इसका मैकेनिज्म कैसे होगा? मैकेनिज्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि N2O5 जो होता है वो ब्रेक होता है इसमें, और NO2 प्लस NO3 होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखना कि जो NO3 होता है ये रिएक्ट करता है किसके साथ, N2O5 के साथ। ये बन जाता है क्या क्या बेटा, ये बनता है हमारा थ्राइस NO2 प्लस हो जाएगा कितना, देख लेते हैं कितना हो गया, 5 3 8 3 दूनी 6 2 8। दूसरी चीज इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन 3 हो गया, 3 दूनी 6, ठीक, हाँ 3 दूनी 6 हो गया। अब क्रॉस देखना, ये जो रिएक्शन होगा ये क्या होगा, ये जो होगा मंद पद होगा। कौन सा पद है, ये मंद पद है। ये कौन सा पद है, ये तीव्र पद है। कौन सा पद है, तीव्र पद, ठीक है, मंद पद है। अब ध्यान से देखना कि आणविकता तो बताई जा सकती है कि इसकी आणविकता मॉलिक्यूलरिटी कितनी है 1, और इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है 2, ठीक है। ऊपर वाले की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है 1 है, और नीचे वाले की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है 2 है। लेकिन एक्चुअल में जब देखा जाए इसकी कोटि, अगर हम आपसे पूछें कि इस रिएक्शन की कोटि क्या होगी, तो आप कहोगे कि जो कोटि का निर्धारण होता है वह तीव्र पद की सहायता से नहीं होता है। हमेशा कोटि का निर्धारण किस पद की सहायता से होता है, वो मंद पद की सहायता से होता है। तो मंद पद हमारा ऊपर वाला है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो कोटि होगी मतलब वेग बराबर होगा के कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा N2O5 टू द पावर 1। इसका मतलब इस रिएक्शन की जो कोटि होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ पे भी इस रिएक्शन की बात करें, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर वाला रिएक्शन पढ़ा, तो यहाँ पे वेग बराबर क्या होगा, के कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा कंसंट्रेशन होगा H2O2 टू द पावर क्या होगा ये। इसका मतलब इसकी भी कोटि कितनी होगी। इस तरह से ये दोनों के दोनों जो रिएक्शन है वह जटिल कोटि की अभिक्रिया है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि सरल कोटि की अभिक्रियाएं जितनी भी होती हैं, ज्यादातर मैक्सिमम जनरली की बात कर रहा हूँ, जिनकी आणविकता और कोटि दोनों एक समान होती है। लेकिन जटिल कोटि की अभिक्रियाओं में ऐसा नहीं होता है, आणविकता कुछ और होगी और कोटि उसकी क्या होगी, कुछ और होगी। तो ये तो कॉमन सा डिफरेंस था, और इनके मैकेनिज्म कैसे चलते हैं, रिएक्शन कैसे होते हैं, उनके बारे में हमको कुछ आइडिया मिला, ठीक है। अब हम जो टॉपिक नई टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वो हमारी जो नई टॉपिक होगी वो नई टॉपिक होगी आणविकता और कोटि में अंतर। बड़ा कॉमन सा डिफरेंस है, बड़े सारे डिफरेंस है, ये थोड़ा सा आणविकता और कोटि में अंतर थोड़ा समझना, क्योंकि ये बोर्ड की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग आणविकता और कोटि में कॉमन सा डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। देखिए हम लोग देखते हैं मतलब आणविकता एवं कोटि में अंतर, ठीक है। एक तरफ हम लोग आणविकता लिखते हैं, एक तरफ कोटि लिखते हैं, ठीक है। इस तरफ हम लोग लिखते हैं क्या होगा आणविकता, इस तरफ लिखते हैं क्या होगा कोटि, ठीक है। सबसे पहले देखना कि आणविकता और कोटि डिफरेंस क्या है। नंबर 1, आणविकता में क्या है, एक सैद्धांतिक अवधारणा है जो देख के बताई जा सकती है, लेकिन जो कोटि होती है ये प्रायोगिक अवधारणा है जो सिर्फ प्रयोगों द्वारा पता चलती है। एक तो अंतर यही हो गया कि यह है एक सैद्धांतिक, क्या बेटा, सैद्धांतिक अवधारणा है, ठीक है। और ये क्या होगा बेटा, इसमें यह एक प्रायोगिक अवधारणा, ठीक है। इन दोनों में कौन सा डिफरेंस है? सबसे पहले डिफरेंस ये था कि ये एक सैद्धांतिक अवधारणा है, ये क्या है, एक प्रायोगिक अवधारणा है, ठीक है। दूसरा कौन सा डिफरेंस है, देखो आणविकता अभिकारकों के अणुओं की संख्या होती है,
अभी आणविकता कैसे ज्ञात की जाती है? अभिकारकों की संख्या की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। लेकिन आणविकता कैसे होती है? अब आणविकता अभिकारकों के सांद्रताओं के घातांकों के योग द्वारा ज्ञात की जाती है। ठीक है, एक तो अंतर ये हो गया। तो लिखोगे आणविकता अभिकारकों की संख्या के आधार पर ज्ञात होती है। ठीक है, इसमें क्या है? कोटि अभिकारकों के सांद्रताओं के घातांकों के योग द्वारा ज्ञात होती है। ये कौन सा डिफरेंस? दोनों में डिफरेंस कि सबसे पहले आणविकता क्या है? एक सैद्धांतिक अवधारणा है और कोटि क्या है? एक प्रायोगिक अवधारणा है। आणविकता अभिकारकों की संख्या के आधार पर ज्ञात होती है, जबकि कोटि क्या है? अभिकारकों के सांद्रताओं के घातांकों के योग द्वारा ज्ञात होती है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम आगे का तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आणविकता शून्य नहीं हो सकती। ठीक है, तीसरा, जबकि कोटि क्या हो सकती है? शून्य हो सकती है। ठीक है, जैसे शून्य कोटि क्या कहते हैं? तो आणविकता शून्य नहीं हो सकती, जबकि कोटि क्या हो सकती है? शून्य हो सकती है। ठीक है, अब थोड़ा देखना। चौथा, जटिल अभिक्रियाओं के लिए आणविकता का निर्धारण नहीं हो सकता। ठीक है, जटिल अभिक्रियाओं के लिए आणविकता का निर्धारण नहीं हो सकता। या इसको ऐसे लिखो, इसको बात करते हैं, ये लिखिए। अब इसमें लिख लो तीसरा, आणविकता धनात्मक हो सकती है। आणविकता धनात्मक होती है, लेकिन ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, जबकि क्या है इसमें तीसरा है, कोटि धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक एवं भिन्नात्मक हो सकती। ठीक है, अब देखो एक बार देखिए इसको। आणविकता धनात्मक होती है, लेकिन ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं हो सकती, जबकि कोटि क्या है? धनात्मक ऋणात्मक के साथ साथ कैसी हो सकती है? भिन्नात्मक। ठीक है, इसके बाद अगला हम पॉइंट देखते हैं। आप थोड़ा सा कॉपी करो इसको। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये चौथा पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं किसके पॉइंट पे? 5 पे। ठीक है, देखो जटिल अभिक्रियाओं की
आणविकता नहीं ज्ञात, जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता नहीं ज्ञात हो पाती है, हो सकती है। आप ऐसा मत समझना कि मतलब देखो ज्ञात होती है, लेकिन वो जो कई चरणों में चलती है, अलग अलग चरणों में लेके होती है, एक साथ नहीं ज्ञात कर सकती कभी इसको। तो जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता नहीं ज्ञात हो सकती, जबकि कोटि सरल के साथ साथ जटिल अभिक्रियाओं की ज्ञात हो सकती है। मतलब आणविकता सिर्फ सरल कोटि की अभिक्रियाओं का ज्ञान किया जा सकता है, जबकि जटिल अभिक्रियाओं की नहीं ज्ञान की जा सकती, जबकि कोटि क्या है, सरल के साथ साथ जटिल की भी ज्ञान की जा सकती है। इसका बस छठा पॉइंट होगा कि आणविकता अभिक्रिया के, ठीक है, आणविकता अभिक्रिया की क्रियाविधि की भविष्यवाणी करती है, ठीक है। आणविकता अभिक्रिया की क्रियाविधि की भविष्यवाणी करती है, जबकि कोटि अभिक्रिया की क्रियाविधि की भविष्यवाणी नहीं करती। तो यही कॉमन सा डिफरेंस, आप 5-6 डिफरेंस थोड़ा देखना ध्यान से, क्योंकि बोर्ड में ये आपके कि आणविकता और कोटि में क्या होता है। तो आप थोड़ा सा एक बार हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं कि आणविकता जो होती है अभिक्रिया की क्रियाविधि की भविष्यवाणी करती है, लेकिन कोटि अभिक्रिया की क्रियाविधि की भविष्यवाणी नहीं करती। आणविकता शून्य नहीं हो सकती, भिन्नात्मक नहीं हो सकती, जबकि कोटि शून्य और भिन्नात्मक दोनों हो सकती है। आणविकता सिर्फ धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती। कोटि धनात्मक के साथ साथ ऋणात्मक हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज, आणविकता जो है अभिकारकों की संख्या के आधार पर ज्ञात होती है, जबकि कोटि क्या है, अभिकारकों मतलब अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों के योग द्वारा ज्ञात की जाती है। आणविकता एक सैद्धांतिक अवधारणा है, जबकि कोटि जो है एक क्या है, एक प्रायोगिक अवधारणा। तो एक कॉमन सा डिफरेंस था आणविकता और कोटि के बीच। तो हम लोगों ने आणविकता और कोटि में अंतर पढ़ दिया था। अब हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं कि अभिक्रिया वेग का समाकलित समीकरण। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत अच्छी मतलब टॉपिक है, अभिक्रिया वेग का समाकलित समीकरण। तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, इसको समझेंगे, क्योंकि थोड़ा मैथमेटिकल चीज है, ठीक है। तो इसको आप क्रिसमस से आपने कॉपी कर लिया होगा इसको, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं आगे अभिक्रिया वेग का समाकलित समीकरण, ठीक है। देखो अभिक्रिया वेग का समाकलित, अभिक्रिया वेग का समाकलित समीकरण, ठीक है। अभिक्रिया वेग के समाकलित समीकरण में सबसे पहला हम लोग जो पढ़ेंगे, तो सबसे पहला पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। किसकी पढ़ेंगे? शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया होती क्या है, थोड़ा समझना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता या अभिकारकों की सांद्रताओं के शून्य घात पर निर्भर करता, उसे क्या कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। थोड़ा सा समझना तब समझ में आएगा। तो इसका जो डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन क्या होगा बेटा? डेफिनेशन होगा ऐसी
रासायनिक अभिक्रिया जिसका ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका अभिक्रिया वेग अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या आपने डेफिनेशन लिखी, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब थोड़ा सा देखना क्या देखोगे, जैसे अभिक्रिया वेग जैसे एक रिएक्शन एज्यूम करना कि एक गिब्स क्या है, कोई रिएक्टेंट है, कोई अभिकारक है, वो अभिकारक से उत्पाद भी बदल रहा है, तो आप अभिक्रिया वेग जो लिखा जाता है वो हमेशा अभिकारक के सापेक्ष लिखा जाता है। तो यहां से क्या होगा, देखना यहां से होगा अभिक्रिया वेग समानुपाती कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0। अभी आपने ये तो कहा कि अभिक्रिया वेग ये तो अभिक्रिया वेग है, ये अभिकारक है, अभिकारक की सांद्रता है, अभिकारक की सांद्रता की घात क्या है, 0 है। तो आपने ये लिखा कि अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करता है। अब ये हो गया। अब यहाँ से अभिक्रिया वेग जो लिखते हैं, अभिक्रिया वेग को लिखा जाता है -d कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt बराबर, अब देखो क्या अभिक्रिया वेग को लिखते हैं, वेग क्या होता है, वेग बराबर सांद्रता बटे समय होता है। तो सांद्रता हम A की सांद्रता को बता रहे, सांद्रता में कमी आएगी, A की सांद्रता और समय के साथ ये तो अभिक्रिया वेग हो गया। माइनस चिन्ह इसलिए मैंने लगाया क्योंकि ये A जो है समय के अनुसार क्या होगा, जैसे जैसे समय बढ़ता है A की सांद्रता क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहां से देखना -d/dt क्या होगा, A कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर क्या होगा 0। तो आपको मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे समथिंग पावर 0 = 1। इसका मतलब क्या होगा, -da/dt बराबर क्या होगा, सिर्फ ये होगा, इसके बदले यहाँ से dt को यहाँ लेके चले जाएगा। ठीक है, देखते हैं थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा मैथमेटिकल है, वायु और के विशेष रूप से क्या होगा, -da इक्वल्स टू क्या होगा, k × d। ठीक है, यही तो दिखा रहा हूं कि अभिक्रिया वेग समानुपाती A टू द पावर क्या होगा 0, अभिक्रिया वेग क्या होगा -da/dt बराबर क्या होगा k कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0। तो -da/dt बराबर क्या होगा k × 1। तो हमने dt को यहां पहुंचा दिया। अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक है, जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो क्या होगा, -इंटीग्रेशन ऑफ d कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल्स टू क्या हो गया, k इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा dt। तो समाकलन में क्या होगा, इंटीग्रेशन, देखो इसका कुछ रूल है, थोड़ा सा समझना, इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है, बराबर क्या होता है x। ठीक है, सीधी सीधी बात है, इंटीग्रेशन ऑफ dt इक्वल्स टू क्या होगा, t होगा। तो यहां से क्या होगा, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल्स टू क्या होगा, kt प्लस क्या होगा c। जहां c क्या है ना, जहां c समाकलन क्या है ना, स्थिरांक। ठीक है, अब थोड़ा सा देखना आगे। ठीक है, अब हम लोग कुछ कंडीशन यहां शर्त लगाएंगे कि अब देखो देखना ध्यान से, या इसको और किसी को लिखना, चलो देख लेते हैं, इसके बाद माइनस मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर क्या होगा, -kt और माइनस क्या होगा c। ठीक है, -kt माइनस क्या होगा c। यहाँ से कुछ बातें हैं
कि जब t बराबर 0 होगा, जब t बराबर क्या होगा 0 होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ A 0। जब समय शून्य होगा तो A की सांद्रता क्या होगी, A नॉट होगी, मतलब इनिशियल प्रारंभिक सांद्रता। इस वैल्यू को इसमें रखो तो कंसंट्रेशन ऑफ A 0, देखो यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान तो लिखोगे समीकरण 1 से, तो क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ A 0 बराबर होगा माइनस के इंटू 0 प्लस माइनस सी, ठीक है। कर दो यहाँ पे तो C बराबर क्या होगा माइनस कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा A 0, ठीक है। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। देख लेते हैं क्या होता है हमारा, देखो थोड़ा सा देखते हैं इसको। इस मान को ले जाकर ऐसे रखो क्या होता है, ठीक है। या अब यहाँ से देख लेते हैं ना कि देखो यहाँ से रखो माइनस बी बराबर क्या होगा के टी प्लस सी, और a बराबर क्या हो गया माइनस सी टी माइनस क्या हो गया सी, ठीक है। अब यहाँ से a बराबर, जब t बराबर 0 होगा तो a बराबर क्या होगा a 0 होगा। तो मैंने इस मतलब इस वाले वैल्यू को हमने समीकरण 1 में रखा ना, इसको समीकरण 1। अब थोड़ा सा रखते हैं समीकरण 1 में ले जाते हैं, देखो तो ये क्या होगा सीधे साथ रखा जाएगा, तो क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर ये होगा माइनस टी, ठीक है। अब जब ये रखोगे तो माइनस तो पहले से लगा हुआ है, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा A 0, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर क्या होगा माइनस के टी और प्लस कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा A। अब हम लोग क्या करते हैं पक्षांतर करते हैं, तो पक्षांतर करोगे तो क्या होगा a माइनस ए नॉट बराबर क्या होगा माइनस के टी, या इसको ऐसे कर सकते हो a नॉट माइनस क्या होगा k बराबर क्या होगा के टी, यहाँ से k बराबर क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ a नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ a बटे क्या होगा a। यही क्या है शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण है, जो वेग स्थिरांक और समय के बीच में क्या बताता है, संबंध बताता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं एक बार फिर से समझते हैं, फिर से देखो ध्यान से, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको समझना जरूरी है, ठीक है। देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। जब अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा तो a की घात क्या होगी 0, अभिक्रिया b क्या होगा a टू द पावर 0। अभिक्रिया b को लिखेंगे माइनस da अपॉन क्या होगा dt इक्वल्स टू k a टू द पावर 0, समथिंग पावर 0 छोड़ दो कितना होता 1। इसका मतलब हमने da को यही रखना और dt को हमको उधर लेके जाना है, क्या हो गया माइनस da अपॉन k dt। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का समाकलन करना है। तो दोनों पक्षों का समाकलन किया तो आपको पता है इंटीग्रेशन समाकलन जो dx का समाकलन होता है वो क्या होता है x होता है, इसी तरह dt का भी क्या होगा t होगा। तो यहाँ से हमने समाकलन किया तो हमको मिला क्या माइनस a बराबर के टी प्लस क्या हो गया c। अब इस समीकरण में थोड़ा सा बदलाव है, ठीक है। बदलाव का कारण मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। माइनस गुणा कर दिया तो क्या हो गया प्लस, ये दोनों पक्ष माइनस में हो गए। अब यहाँ से कंडीशन लगाया, कंडीशन यूं लगाया कि जब समय 0 हो तो a की सांद्रता a नॉट के इक्वल होगी। तो यहाँ समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 से हम लोग क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू है समीकरण 1 से, ये जो वैल्यू है समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो a नॉट बराबर क्या होगा माइनस के इंटू 0 माइनस c बराबर क्या होगा माइनस a नॉट हो गया। अब थोड़ा देखना ध्यान से, a नॉट हो गया तो अब a नॉट वाली वैल्यू को समीकरण 1 और 2 से देखो, अब यहाँ से लिखना बेटा समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। हमने लग दिया a बराबर क्या होगा माइनस के टी माइनस e माइनस माइनस क्या होगा बेटा प्लस। फिर इसको मैंने इधर किया, इसको इधर किया तो ये क्या हो गया बेटा a नॉट माइनस a, या यूं समझ लो ना। अब इसको ऐसे इसको मिटाओ,
इस वाले पूरे पक्ष को क्या करो आप इधर लेके चले जाओ, इस वाले पूरे पक्ष को इधर लेके चले जाओ। तो जब ये वाला पक्ष इधर जाएगा तो माइनस अपने साथ लेके आएगा, और ये माइनस वाला पक्ष जब इधर आएगा तो अपने साथ क्या लेके आएगा, प्लस लेके आएगा। तो यहाँ से यू हो गया, या इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, KT बराबर क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ A0 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ये हो गया। ठीक है, यहां से देखो जब ये हो गया तो A बराबर क्या होगा, A0 माइनस A अपन। ठीक है, अब इसको कॉपी करना फिर आगे। ठीक।